जय भारत के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज़ चैनल द CMM न्यूज़ 24/7 पर। तो ब्रेकिंग न्यूज़ और लेटेस्ट अपडेट में जानेंगे देश और दुनिया की महत्वपूर्ण कुछ चुनिंदा खबरें। तो बड़ी खबरों में पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि RRB NTPC के धांधली के चलते आक्रोश प्रदर्शन, परीक्षार्थियों ने ट्रेन को भी फूंका है। क्या कुछ खबर में जानेंगे। इसी के साथ इसी मामले में खबर आ रही है पटना के खान सर ने क्या ये मुद्दा भड़काया है, उन्होंने इस पर सफाई भी दी है। साथ ही समाचार में जानेंगे मध्य प्रदेश और राजस्थान के साथ कई अन्य शहरों में ठंडी का पारा बढ़ने वाला है, अलर्ट भी दिया गया है। इसी के साथ जानेंगे एक मंत्री ने तिरंगा उल्टा फहराया, बीजेपी ने कहा कि इस्तीफा दो। क्या कुछ है खबर में जानेंगे। साथ ही जानेंगे किसान आंदोलन की नई अपडेट के बारे में। इसी के साथ जानेंगे देश और दुनिया की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और भारत के मौसम का पूर्वानुमान। तो सारी की सारी खबरें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काम की है आपके लिए। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपकी कोई भी न्यूज़ अपडेट मिस ना हो। तो हेलो दोस्तों, आज तारीख हो चुकी है 27 जनवरी 2022 और दिन हो चुका है गुरुवार। तो पहली बड़ी खबर में जानते हैं, यदि अभी बच्चे स्कूल नहीं गए तो एक पीढ़ी पीछे रह जाएगी, सिसोदिया ने दिया बयान। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली से मनीष सिसोदिया का बयान आया है। दरअसल दिल्ली के उप मुख्यमंत्री सिसोदिया ने स्कूल को फिर से खोलने के लिए वकालत करते हुए बुधवार को कहा कि अगर अभी स्कूल खोले नहीं गए तो बच्चों की एक पीढ़ी पीछे छूट जाएगी। सिसोदिया ने यह टिप्पणी महामारी विज्ञानी और लोक नीति विशेषज्ञ चंद्रकांत लहरिया के नेतृत्व में अभिभावकों के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक के बाद की। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कोविड-19 की स्थिति में सुधार के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में प्रतिबंधों में ढील देने पर विचार विमर्श के लिए बैठक बुलाई थी। बढ़ते अगले खबर की ओर। इस खबर में जानेंगे सिद्धू के खिलाफ मैदान में उतरेंगे विक्रम मजीठिया, अमृतसर ईस्ट से लड़ेंगे चुनाव। तो पंजाब इलेक्शन से अपडेट आ रही है। शिरोमणि अकाली दल ने पूर्व मंत्री और इन विवादों में घिरे विक्रम सिंह मजीठिया को पंजाब की अमृतसर ईस्ट विधानसभा सीट से टिकट चुनाव मैदान में उतार दिया है। जहां दोस्तों टिकट देकर इनको चुनाव मैदान में उतारा है। इसी सीट से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू भी ताल ठोक रहे हैं। टिकट मिलने के बाद अब विक्रम मजीठिया सिद्धू के बीच आर पार की लड़ाई है। दोनों एक दूसरे को चुनौती देंगे। अमृतसर ईस्ट के विक्रम मजीठा विधानसभा सीट से भी चुनाव मैदान में है। शिरोमणि अकाली दल ने विक्रम मजीठिया को अमृतसर ईस्ट से टिकट देकर इस मुकाबले को हाई प्रोफाइल बना दिया है। अब शिरोमणि अकाली दल ने यह भी ऐलान किया है कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल भी चुनावी मैदान में उतरेंगे। देखते अगले समाचार। इस समाचार में जानेंगे NTPC स्कीम के बारे में। रेलवे छात्रों के समर्थन में उतरे राहुल प्रियंका, कहा गिरफ्तार छात्रों को तुरंत रिहा किया जाए। क्या कुछ है मुद्दा पूरा बताएंगे इस बुलेटिन में आपको। तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी बुधवार को रेलवे भर्ती बोर्ड की RRB NTPC परीक्षा 2021 परिणाम का विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों के समर्थन में सामने आए हैं। उन्होंने गिरफ्तार की गए छात्रों की रिहाई की मांग की है। दरअसल रेलवे भर्ती बोर्ड की गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियों की परीक्षा 2021 परिणाम 14-15 जनवरी को जारी किए गए। इन परीक्षाओं में 1,40,00,000 उम्मीदवार शामिल हुए थे और नतीजे आने के बाद से ही छात्रों के बीच असंतोष छाया हुआ है। इसके विरोध में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। यह विरोध बिहार, उत्तर प्रदेश और कई अन्य हिस्सों में छात्रों द्वारा किया जा रहा है। मंगलवार को प्रदर्शनकारी छात्रों ने कई स्थानों पर रेल पटरियों पर धरना दिया, कई घंटे तक रेलों को बाधित किया। बुधवार को भी बिहार के गया और आरा में छात्रों ने ट्रेन में आग लगा दी। देखते अगले समाचार। इस समाचार में है बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी, अट्टारी वाघा सीमा पर दिखा जवानों का शौर्य, पाकिस्तान रेंजर्स के साथ मिठाइयों का हुआ आदान प्रदान। तो भारत का 73वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस अवसर पर देश भर में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों के साथ ही अट्टारी वाघा सीमा पर भी सुरक्षा बल के जवानों ने भारत का शौर्य प्रदर्शन किया। भारत पाक सीमा पर होने वाली बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने भारत के जोश और जज्बे का नमूना पेश किया। अट्टारी वाघा सीमा पर आयोजित सेरेमनी में भारत माता की जय के उद्घोष से नारे गूंज उठे, आवाजें गूंजी सी। इससे पहले अट्टारी वाघा बॉर्डर पर सीमा सुरक्षा बल और पाकिस्तान रेंजर्स के बीच मिठाइयों का आदान प्रदान भी हुआ, जो कि बहुत अच्छी बात है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर में जानेंगे RRB NTPC मामले में रेल मंत्री ने कहा कानून हाथ में न ले छात्र, शिकायतों के लिए गठित की है कमेटी। रेल भर्ती परीक्षा में हुई अनियमितता को लेकर छात्रों के प्रदर्शन के बाद
केंद्रीय रेल मंत्री का बयान आया है। अपने बयान में उन्होंने छात्रों से कानून हाथ में न लेने का आग्रह किया है। साथ ही आश्वासन देते हुए कहा कि छात्रों की शिकायतों को हम गंभीरता से लेंगे। उसके लिए इन्होंने एक कमेटी भी गठित की है। क्या कुछ खबर में आता है, आपको अपडेट भी करेंगे। इसकी विस्तृत खबर आगे जानते हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। इस खबर में है, केरल के मंत्री ने राष्ट्रध्वज को उल्टा फहराया। बीजेपी ने कहा कि इस्तीफा दो। तो राष्ट्रध्वज के अपमान का मामला सामने आया है। केरल के एक मंत्री ने बुधवार को कासरगोड जिले में गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रीय ध्वज उल्टा फहरा दिया, जिससे राजनीतिक विवाद पैदा हो गया। विपक्षी भारतीय जनता पार्टी ने तिरंगे के प्रति अनादर दिखाने के लिए मंत्री के इस्तीफे की मांग की। यह घटना उस समय हुई जब वाम सरकार में बंदरगाह और पुरातत्व विभाग संभालने वाले मंत्री अहमद देवरकोविल ने बुधवार सुबह कासरगोड म्युनिसिपल स्टेडियम में झंडा फहराया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम, तीन लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट के सहयोगी इंडियन नेशनल लीग के नेता देवरकोविल ने जिला मुख्यालय में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि थे। तो इनके हाथ से ये गलती हो गई है। क्या कुछ राजनीति गरमाती है इस मुद्दे पर, जरूर आपको बताया जाएगा। फिलहाल देखते अगला समाचार। इसमें है, अरुणाचल से लापता युवक को चीन कब सौंपेगा। केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने दी अहम जानकारी। जहां दोस्तों इनका अपहरण हुआ था, चीनी सैनिकों ने इनका अपहरण किया था अरुणाचल के युवक का। देखते खबर में क्या है। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को कहा कि चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने अरुणाचल प्रदेश के लापता किशोर मिराम टेरोन को सौंपने को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। उसकी रिहाई के लिए एक जगह भी सुझाई गई है। पीएलए ने एक हफ्ते पहले टेरोन का भारतीय क्षेत्र से कथित तौर पर अपहरण कर लिया था। रिजिजू ने ट्वीट किया कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने गणतंत्र दिवस के मौके पर भारतीय सेना से हॉटलाइन पर बात की है। उन्होंने बताया कि हमारे नागरिक को सौंपने का संकेत देते हुए सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है और रिहाई के स्थान पर सुझाव दिया। जल्दी उनकी तरफ से तारीख और समय भी दिया जाएगा। देखते अगली न्यूज अपडेट। इसमें जानेंगे, पद्म भूषण मिलने के बाद बदल लिया ट्विटर प्रोफाइल। जाले गुलाम नबी आजाद ने क्या कहा। जी हाँ दोस्तों, गुलाम नबी आजाद को पद्म विभूषण मिला है। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद को मंगलवार को पद्म विभूषण सम्मान से नवाजे जाने की घोषणा हुई। इसके बाद उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर तरह तरह की अटकलें चलने लगी। अपने भविष्य की राजनीतिक योजनाओं को लेकर चल रही अटकलों को खारिज करते हुए गुलाम ने कहा कि बुधवार को उन्होंने भ्रम पैदा करने के लिए, शरारतपूर्ण दुष्प्रचार करने के लिए लोगों को कहा कि मैंने कोई भी प्रोफाइल चेंज नहीं की है, आज भी प्रोफाइल वही है। उन्होंने मंगलवार रात देर को ट्वीट किया कि भ्रम फैलाने के लिए कुछ लोगों द्वारा दुष्प्रचार किया गया। मैंने अपनी प्रोफाइल में कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं। हो सकता है कि वो कोई फेक प्रोफाइल हो। बढ़ते अगली खबर की और। इस खबर में जानेंगे, एनटीपीसी का स्कीम आखिर क्या है, आखिर क्यों एनटीपीसी एग्जाम रिजल्ट को लेकर मचा है बवाल। दूसरे दिन भी रेलवे ट्रैक पर उतरे हैं छात्र। तो ये बवाल क्यों हो रहा है दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि दरअसल रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी द्वारा एनटीपीसी भर्ती सीबीटी एक परीक्षा के परिणाम 14-15 जनवरी को जारी किए गए थे। परीक्षा में 1 करोड़ से अधिक उम्मीदवार पंजीकृत है। इस परिणाम के आधार पर उम्मीदवारों को सीबीटी 2 यानी दूसरे चरण की परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाना है। उम्मीदवारों का आरोप है कि आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट में धांधली की गई है। छात्रों का कहना है कि आरआरबी एनटीपीसी भर्ती अधिसूचना के मुताबिक सीबीटी एक सिर्फ स्क्रीन टेस्ट है, इसके अंक मुख्य परीक्षा में नहीं जोड़े जाएंगे। इसके अलावा आरआरबी को क्षेत्रवार कुल पदों के 20 गुना योग्य उम्मीदवारों की घोषणा करनी थी, लेकिन आरआरबी द्वारा विभिन्न स्लॉट में पदों की संख्या को देखते हुए उम्मीदवारों को प्रत्येक स्लॉट के लिए अलग से 20 गुना योग्य घोषित किया गया है। तो बहुत ही लंबा मुद्दा है। क्या कुछ एक खबर में क्या कुछ इसके रिलेटेड समाचार आते हैं, हम आपको सीएमएम पर अपडेट कर देंगे। बढ़ते फिलहाल अगली खबर की ओर। इस खबर में है, अगर प्रतिबंध हटाए जाएं तो परमाणु समझौता संभव है, ईरानी राष्ट्रपति का आया बयान। तो ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने मंगलवार को कहा कि यदि उनके देश पर लगाए गए प्रतिबंध हटाए जाते हैं तो परमाणु करार को लेकर अमेरिका के साथ सहमति हो पाना संभव है। रईसी ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि यदि पक्षकार दमनकारी प्रतिबंध हटाने के लिए तैयार है तो कोई भी समझौता किया जा सकता है। बढ़ते अगली खबर की और। इस खबर में है, रूस यूक्रेन तनाव के बीच अमेरिका ने 8,500 सैनिकों को तैयार रहने को कहा।
जी हाँ दोस्तों, रूस और यूक्रेन के विवाद में अमेरिका भी हस्तक्षेप कर रहा है। दरअसल अमेरिका ये चाहता है कि ये विवाद ना हो। रूस के यूक्रेन पर सैन्य कार्रवाई करने की आशंकाओं को लेकर बढ़ती चिंता के बीच पेंटागन ने 8,500 सैनिकों को नाटो बल के हिस्से के रूप में यूरोप में तैनात होने के लिए तैयार रहने को कहा है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूरोप के प्रमुख नेताओं से विचार विमर्श किया और अपने सहयोगी देशों के साथ एकजुटता प्रदर्शित की। सोमवार को अमेरिकी सैनिकों को यूरोप में तैनात करने के लिए तैयार होने का आदेश जारी किए जाने के बाद बीच में उम्मीद कम होती दिखाई दे रही है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने उस रुख से पीछे हटेंगे जिसे जो बाइडेन ने पड़ोसी यूक्रेन पर हमले के खतरे के रूप में आंका है। तो हो सकता है कि पुतिन अब यूक्रेन पर हमला करेंगे तो उसके लिए अमेरिका भी तैयार है। देखते अगली खबर। इस खबर में जानेंगे वित्त मंत्री इस बार भी पेश करेंगी ग्रीन बजट। जानिए क्या है वित्त मंत्रालय की प्लानिंग। तो शायद इस बार भी पेपरलेस बजट हो सकता है। डिजिटल माध्यम से निर्मला सीतारमण देश का बजट पेश करने वाली है। देश का बजट इस साल भी हरित होगा। कोविड महामारी की वजह से एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के कर प्रस्तावों की प्रस्तुति और वित्तीय विवरण से जुड़े दस्तावेजों की बड़ी संख्या में छपाई इस बार भी नहीं होगी। अधिकारियों ने कहा कि बजट दस्तावेज ज्यादातर डिजिटल रूप में उपलब्ध होंगे। भौतिक रूप से इसकी कुछ प्रतियां ही उपलब्ध होगी। बजट दस्तावेज की कई सौ प्रतियां की छपाई होती है, लेकिन इस बार डिजिटल रूप से ही निर्मला सीतारमण इसको पेश करने वाली है। देखते अगली खबर। इस खबर में है केरल में डरा रही है कोरोना की रफ्तार। देश में संक्रमण से ठीक होने की दर घटी। एक दिन में 665 की मौत। जानते हैं बाकी राज्यों का क्या है हाल। तो कोरोना केरल में काफी डरा रहा है। दरअसल बात करते हैं देश में कोरोना के प्रकोप में कमी आती दिख रही है, लेकिन लगातार दूसरे दिन कोरोना से ठीक होने वाली मरीजों की संख्या में नए मामले की तुलना में अधिक रही है। 24 घंटों की अवधि में जहां 2,93,073 लोग इस बीमारी से ठीक हुए, वहीं नए मामले 2,85,914 दर्ज किए गए। सक्रिय मामलों में भी 13,824 की कमी दर्ज की गई है। देश में बुधवार की सुबह 22,23,018 सक्रिय मामले थे। हालांकि केरल में कोरोना के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ाई है। तो जानते हैं केरल में कितने मामले हैं। केरल में 49,771 नए मामले आए हैं। वही बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक में 48,905 मामले आए हैं। पॉजिटिविटी रेट 22.51% है। मुंबई में 1,858 और दिल्ली में 7,000 नए केस आए हैं। बात करें दिल्ली में संक्रमण की, तो दिल्ली में 38,315 एक्टिव केस हैं। बात करें बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में कोरोना के 4,969 मामले सामने आए हैं। सक्रिय मामलों की बात करें तो 67,369 सक्रिय मामले सामने आए हैं। इसी के साथ देश में एक दिन में 665 लोगों की कोरोना के चलते मौत भी हुई है। देखते अगली खबर। इस खबर में है आजम खान नहीं आ सकेंगे जेल से बाहर। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब जेल से ही दाखिल करेंगे नामांकन। बड़ी ही दिलचस्प खबर है। एक इंसान जेल में है फिर भी वो चुनाव लड़ सकता है। सांसद आजम खान विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र जेल से ही दाखिल करेंगे। वह जेल से बाहर आकर नामांकन दाखिल नहीं कर पाएंगे। दरअसल यूपी विधानसभा से खबर आई है कि अदालत ने उन्हें जेल से ही नामांकन दाखिल करने की अनुमति दे दी है। आजम खान को समाजवादी पार्टी ने शहर विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन दिनों चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया चल रही है, लेकिन आजम खान पिछले करीब 2 साल से सीतापुर जेल में बंद है। वैसे में यह नामांकन नहीं करा पा रहे हैं। उनके खिलाफ 87 मुकदमे जिले के विभिन्न थानों में दर्ज है दोस्तों। इनमें से ज्यादातर मामले में जमानत मंजूर हो चुके हैं, लेकिन अभी भी 2 मामले ऐसे हैं जिनमें जमानत होना बाकी है। जमानत पर बाहर आने का इंतजार करने तक नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी होगी, इसलिए उन्होंने जेल से नामांकन पत्र भरने के लिए अपने अधिवक्ता के माध्यम से अदालत में प्रार्थना पत्र दाखिल किया है। देखते अगले समाचार। इस समाचार में है बेटे के माता पिता बने हेजल कीच और क्रिकेटर युवराज सिंह। क्रिकेटर युवराज सिंह और उनकी पत्नी हेजल कीच मंगलवार को माता पिता बन गए हैं। उनके घर बेटे ने जन्म लिया है। इसकी जानकारी पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह ने ट्विटर पर दी है। युवराज ने अपने प्रशंसकों, परिवार, मित्रों को संबोधित करते हुए बताया कि बेटे के पिता बन गए हैं और यह खुशी साझा करते हुए उन्हें काफी प्रसन्नता हो रही है। साथ ही में उन्होंने प्राइवेसी का सम्मान करने का भी आग्रह किया है। देखते अगली खबर। इस खबर में है CDS बिपिन रावत और कल्याण सिंह को मरणोपरांत पद्म विभूषण। पिछड़े वर्ग से आने वाले उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, पूर्व CDS जनरल बिपिन रावत, उत्तर प्रदेश से संबंधित
दिवंगत साहित्यकार राधेश्याम खेमका को सरकार ने मरणोपरांत पद्म विभूषण से नवाजा है, जबकि कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद, बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य जैसे राजनीतिक नेताओं के साथ साथ गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई और माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला समेत कईयों को पद्म विभूषण देने का फैसला हुआ है। कुल मिलाकर 4 लोगों को पद्म विभूषण, 17 को पद्म भूषण और 107 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। देखते अगले समाचार, इसमें जानेंगे ओलंपिक गोल्ड पदक विजेता नीरज चोपड़ा को पद्मश्री और परम विशिष्ट सेवा पदक मिलेगा। तो टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में भारत की ओर से गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचने वाले एथलीट नीरज चोपड़ा को परम विशिष्ट सेवा मेडल और पद्मश्री देने की घोषणा की गई है। नीरज चोपड़ा ओलंपिक में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले ट्रैक और फील्ड एथलीट है। नीरज चोपड़ा ने इन दिनों अमेरिका में ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो उनके ये घोषणा के बाद अपने फैंस के लिए एक वीडियो उन्होंने शेयर किया है। नीरज ने सभी के सपोर्ट और शुभकामनाओं के लिए शुक्रिया कहा है और साथ ही वे बोले हैं कि आगे भी कड़ी मेहनत करते रहेंगे और देश के लिए बेहतर प्रदर्शन करना वे जारी रखेंगे। देखते अगली खबर, इस खबर में है अमेरिका की चेतावनी, रूस ने हमला किया तो पुतिन पर लगाएंगे प्रतिबंध। ब्रिटेन ने भी रूसी नेता पर बैन लगाने के दिए संकेत। तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि यूक्रेन पर रूस के हमला करने वाली ये जो मंशा है वह रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर इसके बाद प्रतिबंध लगाएंगे अगर वो यूक्रेन पर हमला करता है। ब्रिटेन ने भी पुतिन पर व्यक्तिगत प्रतिबंध लगाने की संभावना से इनकार नहीं किया है। जवाब में रूस ने कहा है कि इस तरह के प्रतिबंधों से राष्ट्रपति पुतिन को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, राजनीतिक नजरिए से ये जरूर खराब है। तो कहीं ना कहीं अब हो सकता है कि रूस और यूक्रेन में लड़ाई शुरू हो जाए। देखते अगली खबर, इस खबर में है तेज शीतलहर के बारे में अलर्ट। जयपुर समेत कई शहरों में कड़ाके की ठंड। माउंट आबू में लगातार तीसरे दिन पारा माइनस में, कल से और तेज शीतलहर का है अलर्ट। कुछ 13 शहरों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से भी कम है दोस्तों। जयपुर समेत राजस्थान के कई शहरों में कड़ाके की ठंड कम नहीं हो रही है। बुधवार को कोहरे के बीच गलन भर सर्दी रही। जयपुर के ग्रामीण इलाकों में घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी 100 मीटर से भी घट गई। वहीं उत्तरी हवाओं के असर के कारण गंगानगर, चूरू, जयपुर, जोधपुर समेत कई शहरों में आज भी न्यूनतम तापमान में गिरावट रिकॉर्ड की गई है। माउंट आबू में कम से कम 3 डिग्री सेल्सियस तापमान ही दर्ज किया गया है। लगातार तीसरा दिन है और माउंट आबू में पारा माइनस में रहा है। मौसम विभाग की माने तो राज्य में 28 जनवरी तक शीतलहर का असर होगा। शेखावटी बेल्ट समेत उत्तरी राजस्थान के जिलों में गुरुवार से तेज शीतलहर चलने की चेतावनी दी गई है। देखते अगले समाचार, तो इसमें है मध्य प्रदेश में कोरोना के आंकड़े, 8 दिन में 41 मौतें। इंदौर, शिवपुरी में नए स्ट्रेन BA.2 की एंट्री। जिलों में सबसे ज्यादा केस है, क्या कुछ है जानते हैं। मध्य प्रदेश में एक दिन में 8 कोरोना संक्रमित ने दम तोड़ दिया। जबलपुर, इंदौर में 2-2, भोपाल में और विदिशा, छतरपुर में 1-1 की मौत की रिपोर्ट आई है। प्रदेश में पिछले 8 दिन से लगातार मौतें हो रही है। तीसरी लहर में 22 जनवरी को सबसे ज्यादा 8 संक्रमितों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा केसेस आ रहे हैं, संक्रमण काफी कम बताया जा रहा है, फिर भी मौत के आंकड़े ज्यादा है। एक्टिव केसेस में से ही लोगों की मौतें हो रही हैं। बढ़ते अगली खबर की और, इस खबर में है मध्य प्रदेश की सर्दी। MP में रातें सर्द, दिन में भी कपकपी। इंदौर, भोपाल समेत ज्यादातर इलाकों में 20 डिग्री से कम रहा दिन का तापमान। रात का पारा सामान्य से 5 डिग्री नीचे गया। जी दोस्तों, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश में भी ठंड का अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर कड़ाके की ठंड की चपेट में आने की शक्यता है। शीतलहर कपकपी छुड़ा रही है। दिन भर का पारा भी नहीं चढ़ पाया। अधिकांश इलाकों में पारा 20 डिग्री सेल्सियस के नीचे अटका रहा। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर में 20 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान रिकॉर्ड किया गया। इक्का दुक्का इलाकों को छोड़ दिया जाए तो कहीं दिन का पारा 23 डिग्री से ज्यादा नहीं बढ़ पाया। खंडवा और होशंगाबाद में ही अधिकतम तापमान 23 डिग्री से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। रायसेन में दिन का तापमान सबसे कम 17.4 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम वैज्ञानिक PK साहा ने बताया कि कम से कम अगले 2 दिन मौसम में इसी तरह की ठंड बनी रहेगी। धूप निकलेगी लेकिन सर्द हवाएं भी परेशान करेगी। मौसम विभाग ने ठंड को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। उसमें कहा है कि अधिक समय तक ठंड के सीधे संपर्क में ना रहे, गर्म कपड़े पहनकर ही घर से बाहर निकले। मतलब शीतलहर राजस्थान के बाद अब मध्य प्रदेश में भी अपना असर दिखा रही है, तो अभी गुरुवार के बाद और भी ठंड पड़ सकती है। बढ़ते अगली खबर की और, इस खबर में जानेंगे हरियाणा में अब शाम 7 बजे तक खुलेंगी दुकानें। महामारी अलर्ट, सुरक्षित
हरियाणा को 10 फरवरी तक बढ़ाया नाइट कर्फ्यू और नियमों भी अभी ढील नहीं। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा में नियमों में कोई ढील नहीं दी गई है। लॉकडाउन की पाबंदियां जारी है। दरअसल मार्केट 7 बजे तक खुले रहेंगे। दूध और मेडिकल शॉप पर कई पाबंदी नहीं रहेगी, लेकिन सार्वजनिक स्थानों पर दोनों डोज न लगवाने वालों के जाने पर प्रतिबंध रहेगा। ट्रक और ऑटो वही चला सकेंगे जिन्होंने कोरोना वैक्सीन करवाया होगा। तो अब हरियाणा में लॉकडाउन की स्थिति, पाबंदियां बढ़ा दी गई है 10 फरवरी तक। देखते अगले समाचार, इसमें जानेंगे यूपी बिहार में रेलवे परीक्षार्थी हिंसक हुए। बिहार से भी खबर आ रही है दोस्तों। परीक्षाओं पर रोक के बावजूद गया में फिर फूंकी गई बोगियां। रेल मंत्री बोले, रेलवे आपकी संपत्ति है, इसे सुरक्षित रखें। तो आरआरबी एनटीपीसी के रिजल्ट में धांधली मामले में विरोध जारी है। छात्रों के हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दोपहर 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि हमारे पास परीक्षा को लेकर कोई शिकायत नहीं आई है। हमने जांच कमेटी बनाई है और वो इसकी जांच करेगी। कमेटी 4 मार्च तक अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। दरअसल उन्होंने शांति बरतने को कहा है। रेलवे की बोगियों में आग लगाई है तो उन्होंने कहा है कि ये पब्लिक की संपत्ति है, आप इसका नुकसान न करें। देखते अगली खबर, इस खबर में है छात्रों के उग्र प्रदर्शन के बीच खौफ के 4 घंटे। जहां दोस्तों पथराव और आक्रोशित भीड़ ने रोकी 4 घंटे तक ट्रेनें। पैसेंजर्स ने कहा दूसरों की मजबूरी भी समझनी चाहिए। तो रेलवे परीक्षा में धांधली होने के बाद परीक्षार्थियों का आक्रोश प्रदर्शन जारी है। ट्रेनों को भी रोका गया है। कई ट्रेनों में आग लगा दी गई है। समस्तीपुर में दलसिंह राय रेलवे स्टेशन पर बुधवार की सुबह 9 बजे से छात्र रेलवे ट्रैक पर उतर गए थे और जमकर प्रदर्शन भी किया। रेलवे ट्रैक जाम होने से 4 ट्रेनें 4 घंटे तक रुकी रही। रुक रुक कर पथराव और आक्रोशित भीड़ में ट्रेन में बैठे पैसेंजर्स की चिंता बढ़ा दी। 4 घंटे यात्रियों के काफी खौफ में बीते हैं। घर सुरक्षित पहुंच पाने का भी संशय था। हालांकि पुलिस की तत्परता ने भीड़ को ट्रैक से हटाया। इसके बाद ट्रेनें अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच चुकी थी। अगर पुलिस ना आती तो प्रदर्शन और उग्र हो सकता था। बढ़ते अगली खबर की और इस खबर में है रेलवे परीक्षार्थियों के आंदोलन पर खान सर की सफाई। जहां दोस्तों पटना के खान सर का भी इसमें अब नाम आया है। दरअसल क्या कहा है खान सर ने, बता दें कि रेलवे स्टेशनों पर छात्रों के उग्र आंदोलन के बीच पटना वाले खान सर का भी नाम चर्चा में अचानक सामने आ गया है। इसके बाद बुधवार को ट्रेन में आगजनी, पथराव और हिंसक आंदोलन हो गया तो खान सर मीडिया के सामने आए हैं। दरअसल उन्होंने ये बताया कि स्टूडेंट को बहकाने पर खान सर ने ये कहा कि ये मीडिया द्वारा फैलाया गया है। हमारे यूट्यूब को पूरी तरह से फ्रीज किया गया है। हम लोगों को रोक रहे हैं। अभी यूट्यूब पर आरआरबी लिख रहे हैं तो यूट्यूब उसे डिलीट कर दे रहा है। हमने माना कि 26 जनवरी को कुछ नहीं होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि हम चुप हो जा रहे हैं तो आंदोलन चुप हो जाना चाहिए। खान सर ने कहा कि इसमें उनका कोई हाथ नहीं है। दरअसल उन्होंने तो ये सब रोकने की भी कोशिश की थी। बढ़ते अगली खबर की और इसमें जानेंगे रायपुर से खबर आ रही है। गणतंत्र दिवस पर सैकड़ों ट्रैक्टर लेकर पहुंच गए किसान। नवा रायपुर में किसानों का आंदोलन जारी। मुआवजे और रोजगार की मांग पर बवाल। तो दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर के बाद रायपुर में भी दोस्तों प्रदर्शन अब जारी है। रायपुर शहर से 25 किलोमीटर दूर नवा रायपुर में बड़ी तादाद में बुधवार को किसान जुटे। हमारी मांगे पूरी करो, हमें अपना अधिकार दो, ऐसे इंकलाबी नारों के साथ इन लोगों ने अपनी मांगे रखी। दरअसल इनकी मांगे क्या है जानते हैं। तो इनकी 7 से 8 मांगे हैं दोस्तों। उन्होंने कहा है कि नवा रायपुर पुनर्वास योजना के अनुसार अर्जित भूमि के अनुपात में उद्यानिकी, आवासीय और व्यावसायिक भूखंड पात्रता अनुसार निःशुल्क मिलने का प्रावधान का पालन किया जाए। भू अर्जन कानून के तहत अवार्ड में भूस्वामियों को मुआवजा प्राप्त नहीं हुए हैं, उन्हें बाजार मूल्य से 4 गुना मुआवजा मिलने की मांग रखी है। दरअसल तीसरी खबर आ रही है, तीसरी मांग ये है कि नवा रायपुर क्षेत्र में ग्रामीण बसाहट का भी उनको पट्टा मिलना चाहिए। वार्षिक राशि का पूर्ण रूपेण आवंटन किया जाना चाहिए। पुनर्वास पैकेज 2013 के तहत सभी वयस्कों को मिलने वाला 1200 वर्ग फीट का प्लॉट दिया जाना चाहिए। साल 2005 में भूमि क्रय विक्रय पर लगे प्रतिबंध को भी हटा दिया जाए। आबादी से लगी गुमट या चबूतरे दुकानें, व्यावसायिक परिसर को 75 प्रभावित को लागत मूल्य देने का प्रावधान का भी पालन किया जाए। तो ये सारी की सारी मांगे हैं। रायपुर के किसानों ने भी ट्रैक्टर रैली निकाली है। क्या कुछ होता है रायपुर के किसान आंदोलन में, हम आपको जरूर अपडेट करेंगे। देखते हैं अगली खबर। इस खबर में है मुंबई में बड़ी दुर्घटना, अचानक जमीन दोज हुई 3 मंजिला इमारत, मलबे में फंसे 3 लोग, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। तो मलाड से खबर आ रही है, मुंबई से खबर आ रही है। मुंबई के मलाड के मालवानी इलाके में मंगलवार शाम एक 3 मंजिला इमारत अचानक गिर पड़ी। इमारत के मलबे में 2 से 3 लोगों के फंसे होने की जानकारी सामने आ रही है। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां, फायर ब्रिगेड की 3 टीमें मौके पर पहुंच गई है।
मलबे को हटाने का काम कर रहे हैं। फिलहाल किसी के मृत होने की कोई जानकारी नहीं है। भीड़ वाला इलाका जो है यहाँ, तो इसके कारण रेस्क्यू टीम को काम में देरी हो रही है। दुर्घटना मलाड के गेट नंबर 6 के करीब हुई है। जानकारी के मुताबिक यह इमारत जर्जर हो चुकी थी और बीएमसी ने इसे खतरनाक श्रेणी में डाला हुआ था। इसके बावजूद कई परिवार इसमें रह रहे थे। आपको मुंबई के हालात तो पता ही है दोस्तों, रहने की काफ़ी असुविधा होती है। तो इसी बीच ये खबर आ रही है। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो इस खबर में जानेंगे भारत के मौसम का अगले 24 घंटे का पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है। तो अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश, पंजाब के कुछ हिस्सों में कोल्ड डे की स्थिति बनी रह सकती है। अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी हो सकती है। सिक्किम और शेष पूर्वोत्तर भारत में हल्की बारिश के साथ कुछ स्थानों पर मध्यम बारिश हो सकती है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी संभव है। तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, केरल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अलग अलग हिस्सों में हल्की बारिश संभव है। तो इसी के साथ आज के ब्रेकिंग न्यूज़, लेटेस्ट अपडेट, देश और दुनिया की खबरें यहीं समाप्त होती है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, ताकि आपकी कोई भी न्यूज़ अपडेट मिस ना हो। तो मिलते हैं अगली लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए आपका दिन खुशनुमा रहे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय भारत।